नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम डॉट इन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर भरत सिंह राठौड़ आपका स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर, वन एग्जाम डॉट इन के प्लेटफॉर्म पर। आज जैसे कि पूर्व में डिस्कशन हो चुका था, संदीप सर ने भी अपने लास्ट वीडियो के अंदर कोर्स लॉन्च की घोषणा भी कर चुके थे आपसे। एबीएसटी का असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट जो भर्ती 2023 में आने वाली है, जस्ट चरम सीमा पर है, लास्ट स्टेज पर है और वो आने वाली है। जस्ट एसईटी सेट का एग्ज़ाम जो इन्होंने करवाया है अभी, मतलब करवाने की जो घोषणा नोटिफिकेशन डाला है, उस सेट के एग्जाम के जस्ट एक महीने के अंदर रिजल्ट के बाद इसका नोटिफिकेशन भी उससे पूर्व भी मिल सकता है, पहले भी मिल सकता है, उसके बाद भी मिल सकता है। कंफर्म ये एग्जाम जो एसईटी का करवा रहे वो इसी के लिए करवा रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर में बच्चों को क्या करे, एलिजिबल करे। ठीक है। और एसईटी के ऊपर भी संदीप सर का एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, उसके बारे में सारी जानकारियां उन्होंने दे चुके हैं वो, राइट। तो आप ज़्यादा उस विषय में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा कि वहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ें जो चुनिंदा पॉइंट्स है सारे वहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं कि एसईटी है क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर किस वजह से ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है, रिक्रूटमेंट है, उसका कैसे स्ट्रेटेजी वाइज कैसे उसके एग्जाम दूसरे कराए जा रहे हैं, ताकि इस भर्ती को जो कि वित्त विभाग से पास हो चुकी है और ये भर्ती आने वाली है 1000 पोस्टों के लिए करीबन करीबन। ठीक है। ये सारी बातें तो जो हमें आप पहले से पता है, आपको भी पता है, हो सकता है। आज इस क्लास का उद्देश्य क्या है, जो मैं आपके सामने आया हूं, उसका उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य यही है कि जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, एबीएसटी का कोर्स हम लॉन्च कर चुके हैं। एबीएसटी का अच्छा रेस्पॉन्स है, ताबड़तोड़ रेस्पॉन्स मिल रहा है बच्चों से, ताबड़तोड़ परचेजिंग हो रही है, ताबड़तोड़ लोग अपने हमसे जुड़ रहे हैं और ताबड़तोड़ क्लासें चल रही है। ठीक है। तो उसी ताबड़तोड़ की जो श्रृंखला है, उसी ताबड़तोड़ श्रृंखला के अंदर मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, जो संदीप सर ने एक वीडियो बनाकर पहले ही कह दिया कि ये लॉन्च हो चुका है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है उसकी क्लासेस का हम कर रहे हैं शुरुआत करने के साथ साथ आज की क्लास का है सिलेबस डिस्कशन, कि हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्या क्या है पेपर 1 में, क्या क्या है पेपर 2 के अंदर, क्या क्या है, कौन कितने नंबर का पूछा गया है। फिर हम एक एक चीज को और एलोबरेट करेंगे और धीरे धीरे कंटिन्यू ये क्लासेस चलती जाएगी, जैसे एबीएसटी की चल रही है वैसे इसकी भी चलती जाएगी। और वेरी सुन इसके बाद इकोनॉमिक्स की क्लास भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी, उसका कोर्स भी लॉन्च कर दिया जाएगा। वन एग्जाम डॉट इन ऐप जो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, उस ऐप के ऊपर ये क्लासेस और ये वीडियोस सारे वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप वहाँ जाके उसको बाय भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है, जिससे आपको हर बात की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे वन एग्जाम डॉट इन के ऊपर। ठीक है। दूसरी बात यह है कि वहां पे उस ऐप के अंदर आपको सारे नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है। जैसे संदीप सर ने अपनी पीपीटी प्रेजेंटेशन में आपको बताया था कि रीडिंग नोट्स भी होंगे, जो नोट्स आपको पढ़ने हैं, उसके साथ पीपीटी जो क्लास नोट्स पीपीटी में जो पढ़ाता हूं, मेरे पूर्व की वीडियो आपने देखे होंगे, पहले जो मैं पढ़ा रखा हूं, मैनेजमेंट भी मैं पढ़ा रखा हूं जूनियर अकाउंटेंट वालों को, फर्स्ट ग्रेड वालों को। उसके साथ साथ मैं लॉ के सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ, टैक्सेशन भी पढ़ाता हूँ। तो आपने देखा होगा, मार्केटिंग भी पढ़ा चुका हूँ, तो आपने देखा होगा। और यूजीसी नेट को स्पेशली मैं मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एचआरएम, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और ये सारे सब्जेक्ट में उनको पढ़ाता हूँ। ठीक है। अब उसमें आपने देखा होगा मैं पीपीटी के जरिए ही पढ़ाता हूँ, वही पीपीटी आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में एक तरीके से लास्ट जो एग्जाम से जस्ट पहले आपको रिवीजन करने में, क्विक रिवीजन करने में वो नोट्स है, वो पीपीटी है, वो आपके काम आएगी। ठीक है। बात करते हैं हम सिलेबस की, किसकी? असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 की भर्ती आने वाली है, उसमें भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है पोस्ट है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की अपन बात करें जो कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट आती है, पिछली बार भी आ चुकी है और इस बार भी आएगी। अगर तीनों कॉमर्स फील्ड की बात करूं मैं, एबीएसटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स की, तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट आती है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट आती है। यानी बीकॉम, ये सॉरी एमकॉम जो करता है बच्चा, पीजी जो करता है, वो पीजी अलग अलग सब्जेक्ट में पीजी होती है। जैसे एबीएसटी का सब्जेक्ट है अकाउंटिंग वाले, उसमें जाते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट वाले यहाँ पे आते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले यहाँ पर आते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एमकॉम। और इकोनॉमिक्स जो बीएफई वाले होते हैं वो इकोनॉमिक्स के अंदर एमकॉम करते हैं, तो वो उसके अंदर एलिजिबल होते हैं। उसी के साथ नेट के अंदर भी इसी तरीके से, नेट के अंदर कॉमर्स जो बच्चा कर रहा है, नेट में ज़्यादातर कॉमर्स के अंदर ही की जाती है नेट, और कॉमर्स के अंदर की जाने वाली में सारे के सारे सब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं, राइट। वैसे एसईटी ने भी एक ही सब्जेक्ट निकाला, एसईटी ने बोला जब कॉमन भी हो रहा है तो अलग अलग सब्जेक्ट निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो उन्होंने भी सिर्फ कॉमर्स ही निकाला, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर इकोनॉमिक्स के लिए अलग से कोई कोर्स नहीं निकाला एसईटी ने। ठीक है। यानी अलग से कोई एग्जाम भी नहीं करवा रहा है। लेकिन आरपीएससी के अंदर, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 3 सब्जेक्ट के अलग अलग एग्जाम होते हैं। किसके किसके होते हैं? एक होता है एबीएसटी का, जो अकाउंटिंग
जिनका धरातल यानी एमकॉम जो अकाउंटिंग से करके आए पीजी, वो एबीएसटी के अंदर एलिजिबल होते हैं। फिर होता है अपने बिजनेस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पूरा कोर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। वो जो एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में करके आए हैं वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर हमारे सामने आती है इकोनॉमिक्स। जो बच्चे एमकॉम जिन्होंने इकोनॉमिक्स से की है वो इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल होते हैं। कॉलेज एजुकेशन में एज ए प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रखेंगे या इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के अंदर प्रोफेसर लगेंगे, या फिर बिजनेस एड के अंदर प्रोफेसर लगेंगे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर प्रोफेसर लगेंगे। और फिर रहा एबीएसटी अकाउंटिंग के अंदर, राइट। अकाउंटिंग का कोर्स हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, क्लासेज चल रही है, बताया मैंने आपको, ताबड़तोड़ क्लासेस चल रही है। और अब मैं जो आपके सामने आया हूँ वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आया हूँ, यानी इसकी क्लासेस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। कोर्स लॉन्च हो चुका है, कोर्स ऐप पर अवेलेबल है, और आज से क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है, जिसमें सिलेबस डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। उसके साथ एक एक क्लासेस को अपन एक एक टॉपिक्स को अपन कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे, और वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के रिलेटेड, यानी पिछले साल का पेपर और उससे पिछले साल के पेपर को भी डिस्कस करेंगे। और उन्हीं के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन के ऊपर बेसिस होकर हमने यानी एक तरीके से उनका लहजा समझ लिया आरपीएससी का, कि किस तरीके से पेपर बनाता है, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछने का उनका तरीका है। तो उस तरीके के बेसिस पे ही हमें तैयारी करनी है, ना कि ज़्यादा डेप्थ में जाना है, ना ज़्यादा ऊपर ऊपर घूमना है। हमें बेसिक्स अपने मजबूत करने हैं, हमें अपना फाउंडेशन, जो कंक्रीट की बिल्डिंग बनती है उसके नीचे जो फाउंडेशन होती है, नींवें होती है, उन पिलर्स को हमें क्या करना है, बड़ा ही मजबूत करना है। तो हम एक एक चीज़ के पिलर्स मजबूत करते हुए चलेंगे। मैं आपको फिर बता दूं, दुनिया भर के कोर्सेज अवेलेबल है पूरे राजस्थान या पूरे इंडिया के अंदर। नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट OneExam.in जो कॉमर्स एस्पिरेंट बच्चों के लिए है, जिसने कॉमर्स के लिए जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे नेशनल लेवल के ऊपर एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल को एग्जाम हो, वो सारे एग्जाम्स के बेहतरीन नोट्स और क्वालिटी के साथ आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। सारे के सारे फैकल्टी चार्टर्ड अकाउंटेंट विद नेट जेआरएफ होल्डर है, और वो लोग आपको इसकी तैयारी करवा रहे हैं। ओके, तो आप जरा ठोक बजा के परखिएगा, उसके बाद कहीं पे कोर्स परचेज कीजिएगा। यानी आप और भी कंपेयर, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो तो हमसे डाई हार्ट जुड़े हुए हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं वो तो हम हमारे अलावा कहीं और सोच ही नहीं सकते। इसके अलावा जो बच्चे सोच रहे हैं कि क्या इस तरीके का कोर्स, इतना बड़ा कोर्स हमें ले लेना चाहिए, तो भैया आप आराम से बेझिझक आप आराम से रुकिए, देखिए पुरानी क्लासेस अवेलेबल है, उनको देखिए, परखिए, और फिर देखिए क्वालिटी कहाँ पर है, उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपको जाइए। क्योंकि देखो क्या होगा, पैसा तो वापस आ जाएगा, पैसा इज नॉट अ बिग डील, बड़ी डील पैसा नहीं है कि आपने फीस दे दी, क्या होगा फीस का, ये कोई बड़ी डील नहीं है। 5-6 हज़ार रुपये फीस है, कोई बड़ी डील, 20-20 हज़ार रुपये ले रहे हैं लोग, मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे तो बहुत न्यूनतम फीस है। पैसा आप वापस भी आ जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि आपका समय, जो महत्वपूर्ण आपका जो पार्ट है अभी इस स्टूडेंट लाइफ के अंदर, स्ट्रगलिंग लाइफ के अंदर, एज ए कैंडिडेट लाइफ के अंदर, वो है आपका समय। वो समय इतना वेस्ट होगा, इतना खराब होगा, इतना व्यर्थ चला जाएगा, जब आपने किसी गलत क्या बोले चंगुल में आप फंस गया है, गलत किसी जगह पे आपने कोचिंग में आपने क्या कर दिया, अपना समय इन्वेस्ट कर दिया। होगा क्या, अगर आपने कोर्स परचेज कर लिया तो आप उसको छोड़ नहीं पाओगे, अगर आपने पैसे दे दिए तो फिर आप क्या करोगे, उसके अंदर क्या करोगे, उसके अंदर उलझ के रह जाओगे। और वो ना तो कंटेंट के बेसिस है, मैंने देखे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट देख लिए जो पढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ पढ़ा रहे हैं और वो सिर्फ अपना निकाल रहे हैं। उनको पता है कि भाई जब मछली जाल फेंकोगे आप किसी समंदर के अंदर में, तो मरी कुटी कोई 20-25 मछली अपने फंसी जाएगी उस जाल के अंदर, और जो वो फंस गई 20-25 मछलियां, तो वो मछलियां मर गई समझ लो आप। उनका पूरा समय खराब हो जाएगा, और समय खराब होने के साथ उनका मनोबल भी टूट जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, आप इन चीज़ों को समझिए कि जहाँ पे क्वालिटी है, क्वालिटी एजुकेशन है, जहाँ पे इफेक्टिवनेस है, वहीं पे आप अपना समय और पैसा दोनों क्या करें, इन्वेस्ट करें, राइट। मुद्दा पैसा नहीं, अभी बता रहा हूँ, मुद्दा आपका समय है, आप याद रखना। और जो बच्चा ये सोच रहा है कि क्या कोर्स परचेज कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम ऐसे ही तैयारी कर लेंगे, तो मैं आपको एक बहुत सटीक सी बात कहता हूं। जब आप ये तैयारी करते हो, जब किसी एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हो, तो उस समय आपके दिमाग में रहता है, यही सवाल आपके दिमाग में रहता है, क्या कोर्स बाय करना चाहिए, या इतने पैसे हमने इन्वेस्ट करने चाहिए, या फिर कहीं पे भी और जाके, मैं मेरी क्लासेस का नहीं कह रहा, और कहीं पे भी जब आप बाय करने जा रहे हो और आप अगर दिमाग में ये थॉट्स आता है, ये क्वेश्चन मार्क आता है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो पैसा है ना, 6,000 ग्रेड पे है एजुकेशन प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी 6,000 ग्रेड पे, यानी धरते ही, यानी लगते ही प्रोबेशन के टाइम 50,000 रुपये आपके हाथ में। और अगर 50,000 रुपये आपके हाथ में हर महीने जीवन भर तक
जीवन भर तक ये, और जैसे ही प्रोबेशन 2 साल खत्म हुआ आपकी सैलरी 80-90 हज़ार अराउंड अराउंड हो जाएगी। बाकी वो ज़्यादा पढ़ना हो तो ज़्यादा इसमें देखना हो सैलरी कितनी मिली, तो संदीप सर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो बता देंगे आपको किस तरीके से सैलरी के ग्रेड पे है। मैं तो आपको इतना बता देता हूँ कि भाई 50,000 रुपये मिलेंगे कैसे, उसमें क्या बोलते हैं प्रोबेशन के अंदर, और जैसे 2 साल का प्रोबेशन खत्म हुआ आपकी सैलरी धरते 80-90 हज़ार है, उसके बाद बढ़ती ही जाएगी, और जो ठरके की जिंदगी और ठरके की नौकरी है वो कहीं नहीं मिलेगी, और एक न्यूनतम कॉस्ट के ऊपर। तो सोचना तो चाहिए ही नहीं, अगर आपने रिस्क, प्रॉफिट भी वही है जहां पे रिस्क है, और जहां पे आपने इन्वेस्ट करने से आप अगर हिचकिचा गए तो मेरा मानना है उस बंदे में दम ही नहीं, उस बंदे में मोटिवेशन ही नहीं, उस बंदे में आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं। तो आपको अगर ये सवाल, ये थॉट आता है करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो पहला सवाल है करना तो चाहिए ही। आइए, ये कुछ नहीं है, ये चिल्लर है, ये पैसों में मतलब जो होता है चवन्नी उस तरीके का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मिलेगा आपको बहुत ज्यादा। एक बात, दूसरी बात, फिर करना कहां चाहिए ये आपका सूझबूझ से आप फैसला लीजिए। तो मेरा मेरा कहना मतलब पहला सवाल जो है करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसमें तो आपको गो थ्रू जाना चाहिए, करना ही चाहिए। हमें हमें कोचिंग लेनी ही चाहिए, हमें किसी इंस्टीट्यूट से या किसी की नोट से या किसी चीज़ में या बुक्स की जरूरत हो तो बुक्स परचेज करूँ नहीं करूँ, या ऑनलाइन कंटेंट से पढ़ लूंगा, नहीं बुक्स जाके परचेज करो यार। ये क्या इन्वेस्टमेंट है, इसमें क्या ऊपर नीचे हो रहे हो, करो आप इन चीज़ों को, उधर से इधर उधर उधार लेके करो, नहीं है पैसे तो। लेकिन एक बार आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो आपको उसमें पढ़ने की इच्छा भी जगेगी, और जैसे ही इच्छा जगी आपकी, आप उस आधी रेस तो आपने वहीं जीत ली, क्योंकि आपका मोटिवेशन पावर बढ़ गया है। क्योंकि आपकी क्या लगती है, आर्थिक आपका नुकसान, किसी इंसान को अपना आर्थिक नुकसान पसंद नहीं, और आर्थिक आपका पैसा लग गया, इकोनॉमिकली आप उसमें इन्वॉल्व हो गए, और जैसे इन्वॉल्व हो गए आपकी आधी तैयारी स्टार्ट हो ही गई है वहीं से। तो मेरा एक सवाल, पहले सवाल जो बच्चों का रहता है कि सर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो करना चाहिए, बेशक करना चाहिए। और दूसरा सवाल कहाँ करना चाहिए, ये अपनी सूझबूझ से, अपनी दिमाग से, और आप इधर उधर से ठोक बजा के आप परचेज करके देखो, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम उसी पैटर्न के बेसिस पे जैसे एबीएसटी है। कैसे, इसके ऊपर भी पेपर 1 आएगा, पेपर 1 आएगा और पेपर 2 आएगा। 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। सेम यहां पे भी 150 क्वेश्चन आएंगे, यहां पे भी 150 क्वेश्चन आएंगे। आधे आधे नंबर का क्वेश्चन है, यानी 75 नंबर का ये और 75 नंबर का ये भी पेपर होगा। और पेपर 3 जो कि कॉमन है, एबीएसटी, बिजनेस एड, इकोनॉमिक्स, सारे के लिए कॉमन पेपर होगा, राजस्थान जीके और करंट अफेयर का। ओके, तो वो सेम पैटर्न है जो एबीएसटी का है, सेम पैटर्न बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और सेम इकोनॉमिक्स के अंदर भी है। अपन आज की क्लास में डिस्कस करना है कि वो पेपर 1 में क्या क्या है और पेपर 2 में क्या क्या है, वो सारी बातें अपन कर लेते हैं। फिर अपन एक एक करके एक एक स्टार्ट करेंगे, तो मैं कुल मोटी मोटी बता दूंगा क्या क्या सब्जेक्ट अपन पढ़ने वाले हैं। तो पेपर 1 बिजनेस एड, पेपर 1 सबसे पहला नाम लिखा हुआ है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। क्या लिखा हुआ है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। यानी एक तरीके से मोटा मोटा समझ लो कि मैनेजमेंट पूरा एक सब्जेक्ट है आपका जो आपको पढ़ना है। मैनेजमेंट पूरा एक सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है। पिछले पेपर में जो अभी 2020 के अंदर जो पेपर हुआ था, उस पेपर के अंदर इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर से, मैं यूनिट के रूप में इसको संबोधित करूंगा आपको, पेपर 1 के अंदर 3 यूनिट मानो, पेपर 2 के अंदर भी 3 यूनिट। तो यूनिट 1 जो पेपर 1 की है वो मैनेजमेंट है, यानी मैनेजमेंट पूरा पढ़ना है आपको, पूरा पढ़ना है, यानी नेचर, उसके इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं, फिर मैनेजमेंट में जो 5 फंक्शन है उसके पढ़ने हैं, प्लानिंग, ये वो, लीडरशिप सारी पढ़नी है, मोटिवेशन आपको पढ़ना है, ग्लोबल एनवायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट भी इसके जहां जहां मैनेजमेंट का नाम आता है, चाहे स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, चाहे टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो, जहां भी मैनेजमेंट शब्द आता है वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर डाल दी। यानी एक तरीके से पूरा मैनेजमेंट ला के इसके अंदर फेंक दिया और बोलो औकात हो तो तैयारी करके बताओ। और हमने उसको बोल दिया हमारी औकात है और हम तैयारी करके पास होके भी बताएंगे मैनेजमेंट। क्योंकि हमें यह पता चल गया कि आप पूछते हो कैसे, आपका ट्रेंड कैसे है, वो हमें पता चल गया पिछले पेपर्स को देखते हुए, राइट। तो मैनेजमेंट, जहां पूरा मैनेजमेंट डाल दिया, पहली यूनिट पेपर नंबर 1 के अंदर पहली यूनिट है मैनेजमेंट। पिछले साल 2020 के पेपर के अंदर इसमें से क्वेश्चन आए थे 59। कितने क्वेश्चन आए थे, 59। यानी यहां बात करेंगे 150 क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, ठीक है। यानी 150 मैं एमसीक्यूज कह दूं, 150 एमसीक्यू आए थे पेपर 1 के अंदर से, उसमें से 59 सिर्फ मैनेजमेंट के रिलेटेड एमसीक्यू थे। जब मैं नेक्स्ट मैनेजमेंट की क्लास का सिलेबस डिस्कशन करूंगा, उसके बाद मैनेजमेंट क्लास स्टार्ट करेंगे, तो बता दूंगा मैनेजमेंट में किस में से कितने आए थे सवाल। और इतने इजी इजी सवाल थे, मैं क्या बताऊं आपको, मतलब हलवा रख दिया पुरुष के आपको, बस खाना था आपको। और अपन डिस्कस करेंगे, अपन पढ़ेंगे उसी अकॉर्डिंग, अपन पढ़ेंगे मैनेजमेंट को कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो मैनेजमेंट पहली यूनिट 59 क्वेश्चन आए थे मैनेजमेंट के अंदर। मैंने एक एक का अध्ययन किया है बहुत ही बारीकी से, और वो ही उसी तरीके से तैयारी कराऊंगा। यानी शुरू से जब बीज बोएंगे ना जमीन में, उसी समय उसकी पेस्टिसाइड, उसको कोई रोग ना लगे, उसकी तरीके से सारी बीमारियों के लिए सारे केमिकल वेमिकल छिड़कना एकदम यूं
शुरू से ही अपन उस तरीके से तैयारी करेंगे कि लास्ट में जाकर आपको सारी एकदम स्मूथ से आपका कोर्स भी हो जाए, और लास्ट में आपको किस तरीके से रिवीजन करना है वो भी आपके साथ आपको पता रहे कि हमने इतनी चीज पढ़ ली और इस तरीके से हमें रिवीजन करना है। सेकेंड यूनिट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसके जो सवाल आए थे पिछली बार वो आए थे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के आए थे 40 क्वेश्चन। कितने आए थे? 40। उस 150 में से 40 क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के आए थे, राइट। अपन पढ़ेंगे कॉलेज की किताबों से, अपन पढ़ेंगे जहां से ये सवाल पूछते हैं, अपन पढ़ेंगे आरपीएससी का बेस मॉडल क्या है, किससे वो सवाल उठा के देता है, वो सारी चीज अपन यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे। यानी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की सारी बात करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होता है, एट्रीब्यूशंस क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, परसेप्शंस क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, वैल्यूज क्या होता है, मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फिकेशन, टीम बिल्डिंग, ग्रुप डोमिनेशन, सारी चीज यार, सारी की सारी चीजें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी है इसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस तो होता ही है ना, तो उस स्ट्रेस मैनेजमेंट भी यहाँ पे भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और मैनेजमेंट के अंदर भी स्ट्रेस मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के रिलेटेड स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, इन दोनों में भी डिफरेंस है, वो भी अपन पढ़ेंगे। पर्सनैलिटी कैसी होती है वो भी बात पढ़ते हुए चलेंगे कि कैसी पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर इंसान को रखनी चाहिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करेंगे, जो 40 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। फिर तीसरी यूनिट इसी पेपर के अंदर है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एचआरएम, जिसके सवाल आए थे 51। कितने आए थे? 51 सवाल आए थे एचआरएम के, और इसी के साथ देख लो पूरे हो गए। एचआरएम के हो गए 51, इसके हो गए 59, तो ये कितने हो गए अपने 100 110 और 40 से 150 क्वेश्चन पूरे हो गए। यानी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट मैनेजमेंट करा, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट करा, और फिर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर करा 40 नंबर का, यानी 40 क्वेश्चन का नंबर तो इसका आधा ही है। बात करें तो अपन एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के 51 क्वेश्चन किए थे पिछली बार, ठीक है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज आती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर सारी वो चीजें पूछी गई कि इसके कंसेप्ट क्या है, फिर इसके अंदर बातें करी गई कि भाई इसके क्या जॉब एनालिसिस और जॉब डिजाइन क्या होते हैं, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन किस तरीके से होता है, ये सारे वो सवाल से। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट क्या है, उसकी थ्योरीज क्या है, लर्निंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग क्या है, आप कंपेंसेशन यानी किसी को कंपेंसेशन दोगे उसको कंपेंसेशन देने का तरीका क्या होगा, कंपेंसेशन मैनेजमेंट हमें पढ़ना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ना है, कैरियर प्लानिंग पढ़नी है, ग्रीवेंस पढ़ने है, ये सारी चीजें जो कोर्स के अंदर दे रखी है मैनेज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, वो सारी चीजें अपन पढ़ते हुए चलेंगे, यानी डॉट टू डॉट एज अ सिलेबस में जो लाइन लिखी हुई है उसी तरीके से। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा पिछली बार के पेपर में किस किस तरीके के क्वेश्चन है, यानी जैसे ये टॉपिक खत्म हुआ इसके साथ हमने क्वेश्चन ले लिया कि ये क्वेश्चन पिछली तरीके से है, ये क्वेश्चन उससे पिछले टाइप का है, तो हमें पता चलेगा कि किस वे में हमें आगे बढ़ना है, किस वे में हमें इसको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो सॉरी 51 क्वेश्चन इसके थे, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के 40 क्वेश्चन थे, और मैनेजमेंट के 59 क्वेश्चन। यानी जहां भी मैनेजमेंट शब्द आता है वो तो हमें पढ़ना ही है, चाहे मैनेजमेंट खुद हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया जो अगले पेपर में वो। तो यहाँ पे 3 यूनिट है, 3 यूनिट के सब मिलाएंगे मार्क्स तो 150 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। क्या सारी क्वेश्चन फिक्स है जो 59 पूछे गए मैनेजमेंट में अगली बार भी इतने पूछे जाएंगे? नहीं, अगली बार कोई जरूरी नहीं है, इसके 65 भी सवाल पूछे जा सकते हैं, उसके दूसरे के कम भी पूछे जा सकते हैं, डिपेंड्स, लेकिन हम उसकी तैयारी पूरी तरीके से करते हुए चलेंगे। ओके, अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 के सिलेबस की बात करते हैं। पेपर 2 जैसे 3 यूनिट पेपर 1 के अंदर है, वैसे पेपर 2 के अंदर 150 क्वेश्चन, इसमें भी 150 एमसीक्यू है, 75 नंबर के है, जैसे नीचे दे रखा है देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप है, 75 नंबर का है, 150 क्वेश्चन है, 3 घंटे का, और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है, ध्यान रखना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश बाईलैंग्वेजल दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा। क्या सर हमारा कोर्स हिंदी इंग्लिश में आएगा? देखो अभी तक तो मैं इंग्लिश के अंदर कोर्स बना, जैसे मेरे हिंदी के नोट्स तैयार हो गए तो मैं हिंदी में भी लॉन्च कर दूंगा, अन्यथा जो बात जो कह रहा हूँ वो सारी की सारी मैं बाई लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, यानी हिंदी इंग्लिश जो बोल रहा हूँ वो हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश तो इतनी इंग्लिश तो मेरे को भी नहीं आती, ठीक है, तो हिंदी में ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लीगल एस्पेक्ट, पहली यूनिट क्या है, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के अंदर से पिछली बार वाले पेपर के अंदर पूछे गए थे 51, कितने 51 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो यूनिट है ये आपको संदीप सर कराते हुए चलेंगे, यानी वो सारे लीगल, ये सारे लॉज एंड रेगुलेशंस, वो सारे लॉज एंड रेगुलेशन जो एक बिजनेसमैन को पता होने चाहिए वो आपको यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। यानी एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लॉज एंड रेगुलेशन जो एक्ट लागू होते हैं वो सारे के सारे आपको, जैसे कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल ऑफ द गुड्स एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके अकाउंट्स ऑडिट कैसे होती है कंपनी के बारे में 2013 उसके बारे में। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस यानी बोर्ड और शेयर होल्डर मीटिंग क्या होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, स्टैच्यूटरी मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है, मिनट्स बुक्स ऐसे होते हैं। इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट, उसका भी एक्ट बना हुआ 1926, उस एक्ट के बारे में आपको समझना है, कब आया था, कैसे आया था। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट क्या होता है, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारे वो एक्ट्स है जो एक बिजनेसमैन के इंडस्ट्रीज के अंदर, एक उद्योग के अंदर लागू होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सवाल कैसा आया था पिछली बार का एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ कि भाई फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो है ये कब आया था,
ये कब आया था, बस इतना सवाल था कि ये कब आया था, मतलब विद इफेक्ट फ्रॉम, ये कब से लागू हो गया था, ये कब से इंप्लीमेंट हो गया था, उसकी डेट बतानी है आपको, महीना और डेट। यानी आपको सीधी सीधी याद रखने, इन सब के महीने और डेट आपको याद कर लेने। इसमें से 2 सवाल तो कंफर्म ही कंफर्म है। और जो मार्केटिंग मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के अंदर सवाल आते हैं वो ज्यादातर किस तरीके से सवाल आते हैं कि भाई ये कथन किसने कहा था, यानी ये बात, ये डायलॉग है किसने मारा था, ये डायलॉग यानी ये डेफिनेशन किसने दी थी, उसका नाम बता दे। और वो ही पूछे जाएंगे जो सबसे ज्यादा फेमस है, ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के कुछ पूछ लिया, ठीक है। फिर ये बुक किसने लिखी, इस बुक्स का ऑथर कौन है, या फिर ये पर्टिकुलर थ्योरी या पर्टिकुलर ये तरीका है, इसका फादर कौन है, या इसका प्रो फाउंडर कौन है, इसका फाउंडर कौन है, उसके बारे में नाम बता दिए। तो इस तरीके से बहुत ही बेसिक, वो इसमें भी कोई ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस टाइप सवाल नहीं आएंगे कि भाई ये रॉकेट साइंस है, ये रॉकेट किसने निकाला था, इस तरीके साइंटिस्ट कौन था, इस तरीके के सवाल नहीं आएंगे। बहुत ही सिंपल कि भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर किसको कहते हैं, या पर्टिकुलर फेमस बुक है, उस बुक का ऑथर कौन है, इस तरीके के सवाल आपको आएंगे। वो सब अपन कवर करते हुए अपनी क्लास के अंदर चलेंगे, ठीक है। यानी डेफिनेशन का पूरा सेगमेंट ही अलग बना दिया मैंने, और ऑथर का सेगमेंट ही अलग बना दिया, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। फिर हमारे सामने आता है यूनिट सेकंड मार्केटिंग। ये मैंने बता दिया, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस आपको संदीप सर कराएंगे, और उसके साथ सवाल भी बताएंगे किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। और जब इनको अपन डिटेल में एक एक चीज को जब डिटेल में सिलेबस एनालिसिस करेंगे, तब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट है तो इसके कंसेप्ट और इंपॉर्टेंस से सवाल कितने आए थे, प्रोडक्ट प्लानिंग से सवाल कितने आए, ठीक है, किस तरीके के सवाल आए, एक एक टॉपिक के साथ अपन वो भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट है, उसके सवाल आए थे 51, कितने आए थे पिछली बार 51। जैसे हाथ में देते ना 21, 11, 21 रुपये, 51 रुपये, वैसे 51 रुपये आरपीएससी ने सबके हाथ में दे दिया। 51 क्वेश्चन पूछ ले लीगल एस्पेक्ट के, 51 क्वेश्चन हुए मार्केटिंग मैनेजमेंट के। क्या सर अगली बार ये ऊपर नीचे हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है भाई, क्योंकि पत्थर पे लिखी हुई लकीर उसको ना चेंज तो हो ही सकती है। फिर अपन पढ़ेंगे यूनिट थर्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेज के अंदर सारा मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट के बारे में, प्राइसिंग के बारे में अपन पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे अपन, लॉजिस्टिक्स, एडवर्टीजमेंट, सेल्स, प्रमोशन के बारे में पढ़ेंगे अपन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे अपन, क्या नए ट्रेंड्स है मार्केटिंग के अंदर, ग्रीन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग, सारी पढ़ेंगे, रूरल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मार्केटिंग सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन एक्सपोर्ट मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, इन चीज़ों को भी लेते हुए चलेंगे, राइट। तो एक तरीके से समझ लो मार्केटिंग मैनेजमेंट पूरा का पूरा है, 51 क्वेश्चन है, पूरे का पूरा अपन को पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट, इसके साथ वो भी पढ़ेंगे किसने क्या क्या बातें कही थी, कौन सी किताब लिखी थी, सारी चीज। तीसरी यूनिट सबसे लास्ट जो पेपर 2 के अंदर, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके जो सवाल पूछे गए थे पिछली बार, वो 48 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कितने पूछे? 48 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब जो गवर्नेंस जो चलाते हैं, फिर उनकी मीटिंग कैसे बनना चाहिए, कॉर्पोरेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनके रोल्स एंड क्या है, बोर्ड कमिटीज़ क्या होती है, सीएसआर एक्टिविटीज़ क्या होती है, बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरीके से होना चाहिए, उसका लीगल, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी आ गया, लीगल एनवायरनमेंट होता है, फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, वाटर, एयर, ये सारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो पॉल्यूशन एक्ट, कंट्रोल एक्ट है, उनके बारे में, ये कब कब आए थे ये याद रखना है, कब कब और क्या क्या बात कहती है ये याद रखना है आपको। ग्लोबलाइजेशन क्या है, कंपटीशन एक्ट क्या है। एक और नई चीज़ है स्पिरिचुअलिटी एंड मैनेजमेंट, यानी मेडिटेशन करने से दिमाग शांत रहेगा तो आप डिसीजन आराम से ले पाओगे, आप लोगों को अच्छी तरह से टैकल कर पाओगे। इस तरीके से स्पिरिचुअलिटी एंड मैनेजमेंट का क्या कनेक्शन है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, रोल्स क्या है उनके, स्मॉल बिजनेसेस के एंटरप्रेन्योर का रोल क्या है स्मॉल बिजनेस के अंदर। और एक और नई चीज़ है जो आपके सामने, ई कॉमर्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है, उसके अंदर ई कॉमर्स मॉडल्स के क्या होता है, मोबाइल कॉमर्स क्या है, ये सारी बातें अपन को पढ़ते हुए चलना है किसके अंदर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, राइट। ये 48 नंबर के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। तो अपन ये सारी बातें पढ़ेंगे, एक एक यूनिट के साथ मैं लूंगा, एक एक यूनिट का पहले सिलेबस डिस्कशन करूंगा, उसमें ये बताऊंगा किस पर्टिकुलर टॉपिक में से कितने सवाल पूछे गए थे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, उसके बाद अपन एक एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन मैनेजमेंट को स्टार्ट करेंगे, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और एक टारगेट रखेंगे इस पूरे कोर्स को कंप्लीशन का। मेरी जो 5 यूनिट मेरे हिस्से में आ रही है, उसको कंप्लीशन का मैं टारगेट 3 महीने रखता हूँ, ठीक है। 3 से 4 महीने वैराई होगा, मैं 3 महीने के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। इस 3 महीने के अंदर अपन एक एक चीज़ लेंगे, तो उस तरीके से टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि मैं मैनेजमेंट को अपन को पढ़ना है। मैं आज भी आपको बोलता हूँ, रूट लेवल से आप हमसे जुड़े, और जैसे जैसे मैंने कहा आपने उस तरीके से तैयारी की, जैसे जैसे हमने आपको प्लान बताया उस तरीके से तैयारी की, जो हम फॉलोअप आपसे देना चाह रहे हैं, जैसे टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू हो गया, आपको एमसीक्यू सीरीज, टेस्ट सीरीज, आपको टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट ड्रिल देना है, रिवीजन करना है, जब रिवीजन किया तब आपको पीपीटी से पढ़ना है, जिस तरीके से आपको डाउट सॉल्विंग क्लासेस रखेंगे, वहाँ आके आप सवाल पूछोगे हमसे, पूछो, आपको फुल मतलब मैदान पड़ा है, आपके सवाल पूछो, डिस्कशन करो, ग्रुप डिस्कशन होगा,
टेलीग्राम एक्टिवनेस दिखाओ अपनी, कितनी दिखानी है यार, 3-4 महीने 5 महीने एग्जाम हो जाएगा, फिर एक्टिवनेस, फिर मजे करो ना, क्या दिक्कत है। तो इन 3-4 महीने जितनी एक्टिवनेस आप दिखाओगे उतनी एक्टिवनेस हमसे दिखेगी। और जैसे जैसे हम आपको बोल रहे हैं वैसे आपने तैयारी शुरू कर दी। तो रूट बीज से मैं कह रहा हूँ, बीज बोया है, क्या पेस्टिसाइड डालना है, क्या केमिकल डालना है उसको बड़ा पेड़ बनाने के लिए, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। बस आपको फॉलो करना है जैसे जैसे हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने अभी से आप हमसे जुड़ गए तो आपको हम, जैसे हमारे वैसे कुछ नहीं, जैसे भाई मैं तो कह रहा हूँ 200 बच्चे हमसे जुड़ गए, 200 बच्चे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अगर लेके चलूंगा तो मैं आपको लिख के देता हूँ 180 का सिलेक्शन करवा के रहूंगा। 20 बच्चे उनका इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं, 20 बच्चे कहीं ना कहीं क्या किस में रह जाएंगे, एकदम बाउंड्री लाइन पे रह जाएंगे, बाकी 180 का सिलेक्शन हो जाएगा अगर जैसी जैसी बातें कही वैसी वैसी बढ़ते गए तो। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा लंबी चीज़ों में नहीं जाना है। कितने इजी, कितने हलवे टाइप सवाल आते हैं, हाँ, अपन को वो हलवा ही समझना है, हलवा कैसे बनता है ये समझना है। अपन को ये नहीं समझना कि सब्जियाँ, दाल बाटी ये कैसे बनती है, अपन को सिर्फ समझना हलवा कैसे बनता है, यानी 2 मिनट की मैगी कैसे बनती है, ये समझ में आ गया, आपको सब्जी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमें पढ़ेंगे, हम मैगी बनाना सीखेंगे और उसके साथ साथ हम इस एग्जाम को क्लियर करके हिट करके रहेंगे। कोर्स अवेलेबल OneExam.in के ऊपर। इसी तरीके से आप जुड़िए रहे OneExam के साथ, और बहुत ही जल्द इकोनॉमिक्स का कोर्स भी लॉन्च हो जाएगा। और इसी तरीके से मैं आगे से आगे आपको क्लासेस चलती रहेगी। अपन क्लासेस यूट्यूब पे आए नहीं आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं कुछ क्लासेस डालता रहूँगा, लेकिन ऐप के ऊपर सारी क्लासेस, सारा कंटेंट एक तरीके से एकदम अप टू डेट अपडेटेड रहेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप OneExam.in को ऐसे ही प्यार देते रहिए, और जल्दी मिलते हैं नई क्लास, नई तरंग के साथ, नई उमंग के साथ। और ऐप के अंदर सारी क्लासेस अवेलेबल है, सारे नोट्स भी अवेलेबल है। धीरे धीरे जैसे चीज़ें चल रही है हम अपडेट करते हुए चलेंगे उसको, ठीक है। हिंदी इंग्लिश की बात तो मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश मीडियम को मैं पहले कह दूँ, हिंदी मीडियम को मैं पहले कह दूँ कि भाई अभी मेरे हिंदी इंग्लिश में मेरे नोट्स तैयार हो रहे हैं, चल रहा है प्रोसेस। जैसे ही मेरे हिंदी में उसको कन्वर्जेशन और हिंदी के अंदर उसको तैयार हो गए, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप हिंदी मीडियम वाले भी। तब तक आप थोड़ा सा संयम रखिएगा। हाँ, क्लासेज में अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं हिंदी में ही बात करता हूँ, कोई समस्या वाली बात मुझे नहीं लगती, समझाता भी मैं हिंदी में ही हूँ, पुरानी क्लासेज उठा के देख लीजिए आप। तो अगर आपको उसमें समस्या नहीं है और नोट्स में ही है तो नोट्स का थोड़ा वेट कर लीजिएगा, मैं उसको नोट्स आपको अवेलेबल करवा दूंगा, देन आप इसको बाय कर सकते हो, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो कोर्स को, ठीक है। अन्यथा आप थोड़ा रुकिएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बता ही रहा हूँ, वैसे तो मैं बात पूरी हिंदी में ही करता हूँ, समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं सर मेरे को तो हिंदी मतलब ही हिंदी ही लिखा हुआ होना चाहिए, तो ऐसे जो खुरापाती बच्चे हैं, ऐसे जो खोड़ीले नेचर के जो बच्चे हैं, वो कृपा करके थोड़ा सा रखिएगा कि भाई आप थोड़ा संतुष्टि रखिएगा, मेरे नोट्स तैयार हो जाए फिर आप कर देना। इंग्लिश के तैयार है, धीरे धीरे वो क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, और उनमें के अंदर कुछ त्रुटियां है, कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको मैं सुधारा कर रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, 15-20 दिन, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के अंदर।